हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इट इज वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके पहले हमने ऑडिट एविडेंस SF500, केस स्टडी 2 और SF510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, ओपनिंग बैलेंसेस के वीडियोस बना लिए हैं, वो अपलोड कर दिए। होप आपने वो देख लिए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.77 पर। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है वो एक ऑडिट प्रोसीजर है SF500 में। उसमें हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। SF500 ऑडिट एविडेंस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमें ऐसी ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करनी है और परफॉर्म करनी है जिससे हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल पाए और उसके बेसिस पर हम कंक्लूजन पर आए और वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हम ओपिनियन दे सके। सफिशिएंट मतलब कि हमारी क्वांटिटी इनफ क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए, और अप्रोप्रिएट मतलब कि क्वालिटी इनफ क्वालिटी बराबर होनी चाहिए। और अप्रोप्रिएटनेस है वो दो चीजों से बनती है, रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। तो रिलायबिलिटी के लिए हमने कुछ जनरलाइजेशंस देखे थे कि ये जनरलाइजेशंस कंसिडर किए जाता है कि ये ऑडिट एविडेंस रिलायबल है या नहीं, वो जानने के लिए, वो समझने के लिए। तो उसमें 5 जो थे, उसमें से सबसे पहला था कि जो इंडिपेंडेंट एविडेंस है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस के पास से जो भी एविडेंस मिलते हैं वो ज्यादा रिलायबल है। सेकंड था कि इंटरनल एविडेंसेस भी रिलायबल है अगर इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। थर्ड जो जनरलाइजेशन था कि जो राइटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है वो ज्यादा रिलायबल है। फिर फोर्थ था कि अगर एविडेंसेस डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द ऑडिटर आर मोर रिलायबल। एंड फिफ्थ था कि ओरिजिनल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल। तो हमने यहां पर जो 3 चीजें देखी, 3 इस जनरलाइजेशन में से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के पास से जो एविडेंसेस मिले, सेकंड रिटर्न राइटिंग में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले, और थर्ड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द ऑडिटर को। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन जो रिलायबिलिटी है वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो ऑडिटर खुद रिसीव करता है, वो रिटर्न में जो थर्ड पार्टी है, कंफर्मिंग पार्टी है, वो रिटर्न में देती है, और वो इंडिपेंडेंट सोर्स थर्ड पार्टी है, वो क्लाइंट से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी जो क्लाइंट के अकाउंट से उसमें मैनिपुलेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसीलिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमें इंट्रोडक्शन दिया है वहां पर यही चीज है, फटाफट देख लेते हैं। SF500 इंडिकेट्स दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड बाय इट्स नेचर, and it's dependent on the individual circumstances under which it is obtained। ये हमने in detail SF500 के साथ डिस्कस किया। It also includes the following generalizations applicable to the audit evidence. Audit evidence is more reliable when it is obtained from independent source outside the entity. Audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. Audit evidence is more reliable when it exists in documentary form, whether paper, electronic or other medium. Simple। चलिए, तो ये तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों ही जनरलाइजेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। स्कोप ऑफ दिस SF505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन डील्स विद द ऑडिटर्स यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ SF500। SF505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एज ऑडिट प्रोसीजर, ताकि हमारा जो SF500 का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए, इसलिए ये ऐसे दिया हुआ है। वो सब कुछ स्कोप इसमें कवर अप होता है। Accordingly, depending on the circumstances of the audit evidence in the form of external confirmations received directly by the auditor from confirming parties may be more reliable than evidence generated internally by the entity। Internally जो evidence generate किए हैं उनसे ज्यादा reliable होंगे independent sources, third party से मिले हुए evidences। SF505 is intended to assist the auditor in designing and performing external confirmation procedures to obtain relevant and reliable audit evidence, right? Thus, the objective of the auditor when using external confirmation procedures is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence। Clear? ये जो scope and objective है ये आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। प्लस ये जो जनरलाइजेशन है, ये इंट्रोडक्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये SF500 में ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कवर अप किया गया है। चलिए अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। External confirmation may be defined as an audit evidence obtained as a direct return response to the auditor from a third party, the confirming party, in paper form or by electronic or other medium। External confirmation है वो थर्ड पार्टी के पास से रिसीव किया जाता है, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द
डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर खुद रिसीव करता है, ऑडिटर पहले रिक्वेस्ट करता है कंफर्मिंग पार्टी को और उसके सामने उनको कंफर्मेशन दिया जाता है, वो रिटर्न में होता है थर्ड पार्टी जिसको हम कंफर्मिंग पार्टी भी कहेंगे, वो इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक या फिर अदर मीडियम में हमें देंगे, राइट। तो ऑडिट एविडेंस obtained as a direct return response to the auditor from third party, that is confirming party, in paper, electronic और other medium, simple। चलिए, ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर और भी डेफिनेशंस दी रखी है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं। अब जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट है, दो तरीके से ऑडिटर है वो कर सकता है, एक है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और दूसरी है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में मतलब कि ऑडिटर जो थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी को जो रिक्वेस्ट भेजेगा, उसमें थर्ड पार्टी को अपना जो रिप्लाई है वो उस अमाउंट, उस इंफॉर्मेशन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, जो भी है वो उनको रिप्लाई करना रहेगा। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर वो डिसएग्री करते हैं तभी रिप्लाई करना जरूरी होगा। अगर कंफर्मिंग पार्टी अगर उनसे डिसएग्री करते हैं, जो क्लाइंट की बुक्स में है उस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री करते हैं, तभी उनको रिप्लाई करने की जरूरत है, अदरवाइज वो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर क्लाइंट की, हम ऑडिटर है और हम एक्स लिमिटेड का अगर ऑडिट करते हैं, उसकी बुक में है कि जो उनके ट्रेड पेएबल है उनको उसे 1 लाख रुपीस पे ही करना है। तो अगर 1 लाख रुपीस के लिए हम एक्स लिमिटेड के जो थर्ड पार्टी है, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड को अगर हम कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो 1 लाख से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, अगर उन दोनों ही केसेस में उनको रिप्लाई करना है तो वो हो गया पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर वो 1 लाख, उनकी बुक में 1 लाख रुपीस रिसीवेबल नहीं है, कुछ और अमाउंट है, अगर तभी उनको अगर रिप्लाई करने की जरूरत है तो वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बन जाएगा। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में सिर्फ डिसएग्री करेंगे तभी रिप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए वो देखते हैं डेफिनेशंस। Positive confirmation request, a request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information। अगर वो एग्री करती है, अगर रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ भी रिक्वेस्ट में इंफॉर्मेशन जो दी गई है उनसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों ही केस में वो उनको रिप्लाई करना है, तो वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो सकती है। इवन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, मतलब कि हम ए लिमिटेड को पूछेंगे कि भाई आपकी बुक में कितना रिसीवेबल है। अगर वो 1 लाख रुपीस हमें पहले से ही बता देंगे तो वो शायद तो एग्री कर दे, वो बिना देखे आंसर कर दे। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसमें इंफॉर्मेशन मत डालिए, वो ए लिमिटेड को पूछेगा भाई आपकी बुक में कितना रिसीवेबल है, राइट। तो इस तरह से भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो सकता है, तो उसे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कहेंगे। सेकंड इज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, a request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided in the request। अगर वो रिक्वेस्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे अगर डिसएग्री करते हैं तभी रिप्लाई करने की जरूरत होगी, तो वो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होगा, राइट। तो ये दो तरीके से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो ज्यादा एडवाइजेबल है, क्योंकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो पर्सुएसिव एविडेंस नहीं है, उसमें कई बार हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो रिप्लाई करना भूल जाए, वो रिप्लाई करना डिसरिगार्ड करे कि ठीक है ये तो चलता रहता है। अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो भी ऑडिटर क्या मानेगा कि चलो वो अग्री कर रहे हैं, तो वो शायद हमें पर्सुएसिव एविडेंस नहीं देगा, हम मान नहीं सकेंगे, उसके बेसिस पर जो कंक्लूजन आया होगा वो शायद हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। चलिए फिर है नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मतलब कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी थी उसके लिए कोई रिप्लाई ही नहीं आया, या फिर जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो अनडिलीवर्ड होकर हमारे पास रिटर्न आ गई। A failure of the confirming party to respond or fully respond to a positive confirmation request or a confirmation request returned undelivered। कंफर्मिंग पार्टी है वो रिप्लाई ही नहीं कर रही है या फिर फुल्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब कि हमने 5 डिटेल्स के लिए कंफर्मेशन भेजा था तो उन्होंने 2 या 3 के लिए ही जवाब दिया, तो वो फुल्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो भी वो नॉन रिस्पॉन्स माना जाएगा, या फिर रिटर्न अनडिलीवर्ड होगा तो वो भी नॉन रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर ये एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये नॉन रिस्पॉन्स मतलब कि ये जो चीज है कि फेलियर ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड और फुल्ली रिस्पॉन्ड वो सिर्फ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में वो रिप्लाई नहीं कर रहे तो उसका मतलब कि वो एग्री कर रहे हैं, ऐसा हमें मानना रहेगा। तो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि जो हमने कंफर्मेशन भेजा था उस कंफर्मेशन का जो रिप्लाई आया और जो क्लाइंट की बुक्स में जो लिखा है उन दोनों में डिफरेंस अगर है तो उसे एक्सेप्शन कहा जाएगा।
A response that indicates a difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's records and information provided by the confirming party. क्लाइंट की बुक में जो है या फिर जो हमने रिक्वेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन दी है और जो थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी ने जो रिप्लाई दिया है, उन दोनों में अगर डिफरेंस है तो वो एक्सेप्शन कहा जाएगा. The exception needs to be assessed to the entire population after analyzing the reason for difference. जो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाएंगे वो सैंपल बेसिस पर मंगवाएंगे, राइट. तो वो जो सैंपल में जितना एक्सेप्शन है उसको हम पूरी ही पॉपुलेशन में भी एनालाइज करेंगे कि कितना एक्सेप्शन हो सकता है, कितने मिसस्टेटमेंट्स हो सकता है. क्लियर. ये जो सारी ही टर्मिनोलॉजी है, राइट, उसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यूज करेक्ट इनकरेक्ट में आपको पूछ सकती है, तो ये आपको करके ही जाने रहेंगे, राइट. इसके बाद यहाँ पर ये जो चारों डेफिनेशन है वो फिर से दी गई है, ये रीड करने की जरूरत नहीं है. इसके बाद ये इलस्ट्रेशन 7 जो है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, राइट. अब यहाँ पर जो हमने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का बोला कि राइट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो एडवाइजेबल नहीं है, राइट. तो जनरली वो कोई भी इश्यू नहीं करता है, बट कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है कि अगर वो सारी ही कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इश्यू कर सकते हैं. वो क्या है वो समझते हैं, ये बाद में दिया हुआ है, तो पहले वो समझ लेते हैं ताकि वो हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाए. ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 4.85 पर दिया हुआ है. नेगेटिव कंफर्मेशंस. नेगेटिव कंफर्मेशंस प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन. यहां पर हम जो बिलीव कर सकेंगे ना, इतना ऐसा एविडेंस नहीं होगा. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो वो एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, दोनों में ही वो रिप्लाई करेंगे. अगर उनका रिप्लाई नहीं आया तो वो नॉन रिप्लाई होगा, तो हम ऐसा कंक्लूड नहीं करेंगे कि चलो वो एग्री कर रहे हैं. जबकि नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में तो अगर रिप्लाई नहीं आया तो हमें मानना पड़ेगा कि वो एग्री करते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा ना भी हो, राइट. इसीलिए ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में ये सेंटेंस पूछ सकता है, राइट. ये लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, इसीलिए ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप हर बार ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजें. उसके लिए हमें यहाँ पर 4 कंडीशंस दी है. अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही है तभी आपको ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो आपको भेजना चाहिए. Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address and assess risks of material misstatement at the assertion level unless all of the following are present. हमें ये सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए यूज नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर यहाँ पर जो नीचे 4 कंडीशंस दे रखी है वो सारी एग्जिस्ट करती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट एडवाइजेबल, राइट. तो वो क्या है वो देखते हैं. The auditor has assessed the risks of material misstatement as low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls relevant to the assertion. मतलब कि हमें जो रिस्क हम सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की जाएगी. तो ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है वो जनरली सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पार्ट रहेंगे, ताकि हम उसमें अकाउंट बैलेंसेस जो है या फिर ट्रेड पेएबल ट्रेड रिसीवेबल के साथ कोई टर्म्स कंडीशंस है उसके लिए हम कंफर्मेशन ले सकते हैं. तो ये जनरली सब्सटेंटिव प्रोसीजर का पार्ट रहेगा. तो अगर हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें जो रिस्क है वो काफी लो है और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसके बाद किया जाएगा उसमें जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव है. तो मतलब रिस्क असेसमेंट में रिस्क कम है और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स आर गुड, राइट. तो अभी हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर में ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए इश्यू करनी चाहिए, राइट. The population of items subject to negative confirmation procedures comprise a large number of small, homogeneous account balances, transactions और conditions. जो भी ये पॉपुलेशन है जिसके लिए हमें ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो इश्यू करना है, उसके जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस, जो भी कंडीशंस है वो है बहुत ज्यादा, बट उसकी जो क्वांटम है वो काफी अमाउंट काफी छोटी है, बैलेंसेस काफी छोटे अमाउंट का है, इमटेरियल है या फिर इतने मटेरियल नहीं है या फिर होमोजीनियस सिमिलर टाइप की चीज है, तो वहां पर हम ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इश्यू कर सकते हैं. अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड. हमें उसमें जो डिफरेंस आने के चांसेस है क्लाइंट की बुक से वो काफी हमें कम लग रहे हैं, तभी हमें ये रिक्वेस्ट इश्यू करनी चाहिए. एंड the auditor is not aware of circumstances or conditions that would cause recipients of negative confirmation request to disregard such request.
और ऑडिटर को कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस पता नहीं है कि जिसमें जो कंफर्मिंग पार्टी है वो इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, मतलब नजरअंदाज कर देगी। ऐसे कोई चांसेस नहीं है, इग्नोर करने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, राइट। और इग्नोर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्री कर रहे हैं, राइट। इग्नोर करने के भी चांसेस है, इसीलिए नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में अगर कोई भी ऐसे चांसेस लग रहे हैं कि वो इग्नोर कर सकते हैं, तब हमें ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इश्यू नहीं करनी चाहिए, राइट। तो ये चार कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इश्यू कर सकते हैं। सबसे पहले था रिस्क असेसमेंट जो किया था, उसमें जो रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो लो है, और उसी के साथ जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उसके बाद किए थे उसमें कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। सेकंड, जो ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस या फिर कंडीशंस के लिए हमें ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी है, उस वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कंडीशंस या फिर बैलेंसेस है वो स्मॉल अमाउंट के है या फिर होमोजीनियस भी है। थर्ड, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एंड फोर्थ, जो कंफर्मिंग पार्टी है वो इस रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करे, ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस ऑडिटर को पता नहीं है, राइट। तभी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इश्यू करना चाहिए। ये ओल्ड कोर्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है, राइट। तो आपको अच्छे से याद करके जाना रहेगा, समझ के जाना रहेगा। The failure to receive a response to a negative confirmation request does not explicitly indicate receipt by the intended confirming party of the confirmation request or verification of the accuracy of the information contained in the request. अगर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं आता है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो एग्री कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि उन्होंने देखा ही ना हो या फिर एक्यूरेटली ना देखा हो, राइट। Accordingly, a failure of a confirming party to respond to a negative confirmation request provides significantly less persuasive audit evidence than does a response to a positive confirmation request. इसलिए यहाँ पर हमें less persuasive audit evidence मिलेगा. Confirming parties also may be more likely to respond indicating their disagreement with the confirmation request when the information in the request is not in their favor and less likely to respond otherwise. यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो confirming party है उनका selective approach हो जाए. अगर हमने उनको कंफर्मेशन में जो ऑडिटर ने अगर उन्होंने अमाउंट दे रखी है, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड को हमने बोला कि जो एक्स लिमिटेड है उनको आपको 1 लाख रुपीस पे करना है, अगर उनकी बुक में 1 लाख रुपीस की जगह पर फॉर एग्जांपल 90,000 रुपीस ही रिसीवेबल है, तो वो उसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है 1 लाख ही मिल रहे हैं ना, तो वो खुश हो जाएंगे। बट उसका अगर ऑपोजिट सिचुएशन है, जैसे कि उनके हिसाब से 1,20,000 रिसीवेबल है और एक्स लिमिटेड की बुक के हिसाब से 1 लाख पेएबल है, तो हो सकता है कि वो रिप्लाई करना जरूरी माने, क्योंकि उसमें उनका बेनिफिट है, उसको फेवर में है अगर कंफर्मेशन तो वो रिप्लाई करेंगे, उनकी फेवर में नहीं है तो वो शायद रिप्लाई ना करे। ऐसे भी सिलेक्टिव अप्रोच भी हो सकता है, राइट। उसी का एग्जाम्पल नीचे दिया है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। तो ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में था, इसमें से ये जो 4 कंडीशंस थी वो क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए फिर से आ जाता है जहां पर हमने पहुंचे थे, स्टार्ट किया था, पेज नंबर 4.79 पर आ जाइए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स एडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर कैसे होगी, उसमें 4 स्टेजेस या 4 फेजेस, 4 प्रोसेस करनी रहेगी। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, राइट। वो अकाउंट बैलेंसेस के लिए जनरली होता है, बट नॉट लिमिटेड टू अकाउंट बैलेंसेस, राइट। उसमें और भी चीजें हो सकती है जैसे कि टर्म्स कंडीशंस। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किसको हमें ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है, जनरली वो जो नॉलेजेबल हो उस इंफॉर्मेशन से, उनके पास से हमें ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमें उनको ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। Designing the confirmation request, including determining that requests are properly addressed and contain written information for response to be sent directly to the auditor. यहाँ पर हमें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करनी है, उस तरह से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करनी है जिससे वो ऑडिटर को रिप्लाई मिले, इफेक्टिवली मिले, और जो हमारा पर्पस है वो ऑब्जेक्टिव है वो सोल्व हो पाए। एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल टू द कंफर्मिंग पार्टी, वो हमें रिक्वेस्ट जो है वो डिजाइन करके सेंड भी करनी है और फॉलो अप भी लेने हैं इन केस ऑफ नॉन रिप्लाई बाय द कंफर्मिंग पार्टी, राइट। तो ये 4 स्टेजेस है, ये इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फ्रीक्वेंटली आर परफॉर्म्ड टू कंफर्म और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स। जनरली वो अकाउंट बैलेंसेस और उसके एलिमेंट्स के लिए ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज किया जाता है। They may also be used to confirm terms of agreements, contracts, or transactions between an entity and other parties, or to confirm the absence of certain conditions such as side agreements.
वो कोई भी टर्म्स कंडीशंस के लिए भी हो सकता है, चेंजेस इन टर्म्स कंडीशंस एग्रीमेंट अगर कुछ भी है तो उसके लिए भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी टर्म्स कंडीशंस, ऐसा कोई चीज कंडीशंस है वो एब्सेंट है उसके लिए भी हो सकता है कि साइड एग्रीमेंट नहीं है ना। साइड एग्रीमेंट मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को बुक में दिखाया जा रहा है उसके अलावा का कोई साइड एग्रीमेंट, जनरली वो ब्लैक मनी जिससे आते हैं ना, वो इस तरह के साइड एग्रीमेंट जो ओरली डिसाइड किए हुए होते हैं, तो वो उसकी एब्सेंट है उसके लिए भी कंफर्मेशन मांगा जा सकता है, राइट। ये इसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं। सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी. Responses to confirmation request provide more relevant and reliable audit evidence. When confirmation requests are sent to a confirming party, the auditor believes is knowledgeable about the information to be confirmed. जो पर्सन नॉलेजेबल है उन्हीं के पास हमें ये इंफॉर्मेशन मांगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल हु इज नॉलेजेबल अबाउट द ट्रांजैक्शंस और अरेंजमेंट्स फॉर विच कंफर्मेशन इज रिक्वेस्टेड मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन एट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम whom to request confirmation. Here, third part है designing confirmation request. Design of a confirmation request. The design of a confirmation request may directly affect the confirmation response rate and the reliability and the nature of the audit evidence obtained from responses. जिस तरह से confirmation request है वो डिजाइन किया जाएगा उसके बेसिस पर वो एक रिलायबल या फिर रिलेवेंट फैक्टर है कि रिस्पॉन्स आपको कितने मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए डिजाइनिंग ऑफ confirmation request is very necessary and important part. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बाय ऑडिटर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो दिए हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूड द असर्शन बीइंग एड्रेस्ड. कौन से असर्शंस है वो हमें एड्रेस करने हैं. असर्शंस है वो हमने SF 500 के साथ डिस्कस किए थे. तो फॉर एग्जांपल अगर हम अकाउंट बैलेंसेस के बारे में बात करें तो उसमें एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वैल्यूएशन और कंप्लीटनेस के असर्शंस रहेंगे. तो अगर हम ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेएबल के लिए अगर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहे हैं तो अगर हम किसी को भी कंफर्मेशन भेजेंगे और उनका रिप्लाई आएगा तो पता चलेगा कि हाँ भाई वो एग्जिस्ट करते हैं. प्लस वो अगर रिसीवेबल है तो उसका राइट ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट, ऑडिटी के पास है, या फिर अगर वो ट्रेड पेएबल है तो उसकी ऑब्लिगेशन है वो एनडीटी की ही है. फिर वैल्यूएशन, उसमें जो अमाउंट अकाउंट बैलेंस में दिखाई है वो अकाउंट बैलेंस ही कंफर्मेशन में मिल रही है तो वो कंफर्म हो रही है. तो ये तीनों ही असर्शन हो जाएंगे. कंप्लीटनेस के बारे में वो स्पेसिफिक जो थर्ड पार्टी है उसका कंप्लीटनेस पता चल जाएगा, बट सारे ही ट्रेड पेएबल या ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड हो गए वो नहीं पता चलेगा, राइट. तो यहाँ पर एक्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशंस या फिर वैल्यूएशन असर्शन हमारे मिल जाएंगे फ्रॉम दिस एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बट जनरली कंप्लीटनेस नहीं पता चलेगा. तो वो कौन सा असर्शन के लिए, मतलब यहाँ पर अकाउंट बैलेंस की अमाउंट हम देख रहे थे तो पता चला. टर्म्स कंडीशंस के बारे में होगा तो शायद हमारे दूसरे असर्शंस है वो कवर अप हो सकते हैं, राइट. चलिए, तो हम क्या मंगवा रहे हैं, हमारा असर्शन क्या है, उसके बेसिस पर हमारी डिजाइन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज डिपेंडेबल. स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क. हमें कहां पर रिस्क लग रहा है, अगर हमें साइड एग्रीमेंट होने के चांसेस लग रहे हैं तो हम साइड एग्रीमेंट की एब्सेंस है या नहीं उसके बारे में कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मंगवाएंगे, राइट. तो हमारा जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है उसके ऊपर भी ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो डिपेंडेबल है. थर्ड, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट. कंफर्मेशन रिक्वेस्ट किस तरह से प्रेजेंट करनी है, उसका लेआउट क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैटर करेगी. प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स. हमारा प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस, अगर इस क्लाइंट का ऑडिट हमने पहले भी किया है तो वो प्रीवियस ईयर्स के जो एक्सपीरियंस होंगे उसे भी हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री, सिमिलर काइंड ऑफ अगर ऑडिट हमने पहले भी किया है दूसरे किसी क्लाइंट का तो उसमें भी हमें पता चल सकता है, वो भी हम कंसीडर करेंगे. The method of communication, for example in paper form or by electronic or other medium. हम उसे पोस्ट करना चाहते हैं या फिर ईमेल करना चाहते हैं, किस तरह से भेजना चाहते हैं वो भी मैटर करेगा. जनरली अब ईमेल थ्रू ही किया जाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन. मैनेजमेंट्स ऑथराइजेशन और एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टीज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर. Confirming parties may only be willing to respond to a confirmation request containing management's authorization. जनरली अगर मैनेजमेंट है वो भी ऑथोराइज कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी को कह रहे हैं कि भाई आप रिक्वेस्ट के लिए आप रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके बेसिस पर भी थर्ड पार्टी है वो रिस्पॉन्ड के उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जनरली ऑडिटर और कंफर्मिंग पार्टी है वो एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं जानते हैं, वो क्लाइंट के थ्रू ही जानते हैं. तो क्लाइंट जो है हमारा जो मैनेजमेंट है हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं तो वो अगर एम्फसाइज करेंगे, वो अगर ऑथोराइजेशन देंगे ना तो वो ज्यादा चांसेस है कि उसका रिप्लाई हमें मिले. And the ability of the intended confirming party to confirm or provide the requested information. For example, individual invoice amount versus total balances.
हमें ये भी देखना है कि जो इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी है उनकी एबिलिटी क्या है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। हम अगर अकाउंट बैलेंस पूछेंगे ना कि भाई 31 मार्च को कितनी बैलेंस है आपके बुक्स में, तो वो बता देंगे। बट अगर हम ऐसा पूछेंगे कि भाई कितने कितने ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, तो वो कंफर्म करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। तो वो भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। चलिए, तो ये 7 फैक्टर्स थे जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है उसको डिजाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसेशंस बीइंग एड्रेस्ड, सेकंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो असेस किया हुआ है, थर्ड लेआउट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फिर फोर्थ था कि जो प्रायर ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर इस ऑडिट में या फिर दूसरे किसी ऑडिट में हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, पेपर फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किस तरह से करना है, वो मैनेजमेंट्स का ऑथराइजेशन है या नहीं, और इंटेंडेड पार्टी की कंफर्मेशन के लिए एबिलिटी कितनी है उस हिसाब से, राइट। तो ये 7 फैक्टर से ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अ पॉजिटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट asks the confirming party to reply to the auditor in all cases, either by indicating the confirming party's agreement with the given information or by asking the confirming party to provide information. पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम 2 तरीके से भेज सकते हैं। एक तो हम कंफर्मिंग पार्टी को बोलेंगे कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कंफर्म करके बताइए, या दूसरा कि आप ये जो इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन है वो आप हमें प्रोवाइड कीजिए कि आपकी बुक में कितना है। A response to a positive confirmation request ordinarily is expected to provide reliable audit evidence. There is a risk, however, that a confirming party may reply to the confirmation request without verifying that the information is correct. ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हमने भेजा कि भाई एलिमिडेट को बोला कि 1 लाख रुपीस है वो पेएबल है, तो वो बिना देखे ही वो कंफर्म कर सकते हैं। The auditor may reduce this risk by using positive confirmation requests that do not state the amount or other information on the confirmation request and ask the confirming party to fill in the amount or furnish other information. On the other hand, use of this type of blank confirmation request may result in lower response rates because additional effort is required of the confirming parties. तो ये जो रिस्क था कि वो बिना देखे ही हमें कंफर्म कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा अगर हम उन्हें बोलेंगे कि भाई आपकी बुक्स में कितना है, या फिर हम इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप हमें प्रोवाइड कीजिए, तो उसमें जो एक्यूरेसी उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बट वहां पर दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वहां पर इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी है वो शायद इंटरेस्टेड नहीं होगी उसको रिस्पोंड करने के लिए, क्योंकि उसमें उसको एडिशनल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, राइट। तो वहां पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा। इसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बट चांसेस कम है। चलिए, फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्ली एड्रेस्ड रिक्वेस्ट। Determining that requests are properly addressed includes testing the validity of some or all the addresses on confirmation request before they are sent out. एड्रेस है वो बराबर है या नहीं, अगर पोस्ट करे तो वो उनका जो लोकेशन का एड्रेस होगा, बाकी ईमेल एड्रेस है वो बराबर है या नहीं। फिर जो 4th फेज प्रोसेस जो है फॉलो अप ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, the auditor may send an additional confirmation request when a reply to a previous request has not been received within a reasonable time. अगर वो रीजनेबल टाइम में हमने जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी वो रीजनेबल टाइम में उसका अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम फॉलो अप भी कर सकते हैं। For example, the auditor may, having re-verified the accuracy of the original address, send an additional or follow-up request. वो एड्रेस देख सकते हैं कि वो बराबर है या नहीं। ईमेल में तो जनरली अगर हम एड्रेस पे जो भी मेल एड्रेस लिखेंगे और वो गलत होगा तो तुरंत ही अनडिलीवर्ड हमें रिटर्न आ जाएगा, राइट। तो वो एड्रेस बराबर है या नहीं, अगर वो फिर भी रिप्लाई नहीं कर रहे, वो एड्रेस बराबर है, तो हम फॉलो अप रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। ये चारों ही फेज है, ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। अब है मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, स्टेप्स टेकन बाय द ऑडिटर। अगर हमें ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो हम डायरेक्टली तो थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी को नहीं भेज सकते, उसमें हमें पहले मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम भेज सकते हैं। तो अगर वो मैनेजमेंट है वो मना कर रहे हैं कि भाई हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको भेजने से मना कर रहे हैं, अलाउ नहीं करेंगे, तो क्या करना है? तो सबसे पहले तो ऑडिटर को पूछना है, इंक्वायरी करना है कि भाई क्यों आप मना कर रहे हैं। उनके पास रीजनेबल अगर जस्टिफिकेशन है देन इट्स फाइन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो क्लाइंट है हमारा, जो ऑडिट का क्लाइंट है, उनका थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन खराब हो, एक दूसरे के ऊपर कुछ केस वगैरह कर दिया हो, तो वहां पर कंफर्मेशन नहीं भेजना ही एडवाइजेबल रहता है, राइट। तो वो हमें पूछना रहेगा वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन उनके पास है या नहीं। उसके बाद हमें देखना होगा कि जो हमने रिस्क असेस किया था पहले, राइट, तो वो रिस्क असेसमेंट के हिसाब से क्या रिस्क लग रहा है, उसमें रिस्क होने के चांसेस क्या है, और उस वजह से हमारी दूसरी जो ऑडिट प्रोसीजर्स होगी उसमें क्या फर्क आएगा। अगर हम
ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स पर क्या फर्क आएगा वो भी हमें देखना रहेगा, वो भी हमें असेस करना रहेगा। और हमें अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने रहेगी। अब अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स मतलब कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेएबल है उनका हम देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली कुछ कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट किया है। सब्सिक्वेंटली मतलब कि जो ईयर एंड होने के बाद, मतलब कि अप्रैल में वगैरह में कुछ भी पेमेंट हुआ है या फिर रिसिप्ट मिली है या नहीं, वो देख सकते हैं। उससे पता चलेगा कि चलो 31 मार्च को जो बैलेंस थी वो बराबर थी, उसी के सामने पेमेंट आ रहा है या फिर हम पे कर रहे हैं, राइट। तो वो आइडिया आ सकता है। या फिर हम पूरा ही इन डेप्थ एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जो भी ट्रेड पेएबल या ट्रेड रिसीवेबल डाउटफुल लग रहे हैं उसके सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस, उनका पेमेंट रिसिप्ट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम इन डेप्थ देखेंगे और देखेंगे कि वो सारे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उसके अकाउंट में वो बराबर है या नहीं। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। ये हमें अगर जस्टिफिकेशन बराबर दिया है और हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अगर हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ भी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं देना है। अगर जो रीजन दिया है हमें वो हमें जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है और हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से कोई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी नहीं मिल रहा है रिगार्डिंग दिस जो हमारा एसएसएन था उसके लिए, तो हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं एज पर SS 705, राइट। चलिए ये देखते हैं। ये आपको ऑलरेडी मतलब ओल्ड कोर्स में ये ऑलरेडी 2 बार पूछा हुआ है तो ये आपको अच्छे से करना है, ये फिर से पूछ सकते हैं। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, द ऑडिटर शैल inquire as to management's reasons for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness। अगर वो हमें मना कर रहे हैं कि भाई आपको नहीं आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजना है तो उसके लिए हमें रीजंस उनको पूछने रहेंगे और वो रीजंस रीजनेबल है या नहीं उसके लिए हमें एविडेंसेस भी चेक करने रहेंगे। Evaluate the implications of management's refusal on the auditor's assessment of the relevant risks of material misstatement, including the risk of fraud and on the nature, timing and extent of other audit procedures। जो हमारा रिलेवेंट रिस्क असेसमेंट जो हमने किया था, राइट, वो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी वो हमें असेस करना रहेगा, इवेल्युएट करना रहेगा। एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। क्लियर? If the auditor concludes that management's refusal to allow the auditor to send a confirmation request is unreasonable, or the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from the alternative audit procedures, the auditor shall communicate with TCWG in accordance with SA 260। SA 260 है वो चैप्टर 7 के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है वो मना कर रहे हैं उसके लिए और उसका जो रीजन है वो अनरीजनेबल है और हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं नहीं मिल रहे हैं हमें, तो हमें पहले कम्युनिकेट करना होगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कि भाई आप ये कुछ देखिए। The auditor also shall determine the implications to the audit and the auditor's opinion in accordance with SS 705। SS 705 में modified opinion देना रहेगा, राइट। चलिए तो ये आपको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही चीज आगे हमने दी थी, आगे हमने समझी वही है। Reasonableness of management's refusal, a refusal by management to allow the auditor to send a confirmation request is a limitation on the audit evidence the auditor may wish to obtain। The auditor is therefore required to inquire as to the reasonableness of the limitation। अगर वो हमें मना कर रहे हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के लिए तो वो हमारे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन है, तो उसका रीजनेबलनेस हमें देखनी रहेगी। A common reason advanced is the existence of a legal dispute or ongoing negotiation with the intended confirming party, the resolution of which may be affected by an untimely confirmation request। हमें यहाँ पर हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं तो उस वजह से वो हमें मना कर रहे हैं और अगर हम और वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है तो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट शायद अगर हम भेजेंगे उनके रिजोल्यूशन के बाद तो वो शायद काफी डिले हो सकता है। The auditor is required to seek audit evidence as to the validity and reasonableness of the reason because of the risk that management may be attempting to deny the auditor access to audit evidence that may reveal fraud or error। बट हमें यह भी ध्यान में रखना है कि वो जो रिफ्यूजल है उसके पीछे रीजनेबलनेस है या नहीं, तो उसके लिए एविडेंसेस भी देखने रहेंगे ताकि ऐसा ना हो कि वो कुछ फ्रॉड या एरर की वजह से हमें मना कर रहे हैं, राइट। Implications for the assessment of risk of material misstatement, the auditor may conclude that it would be appropriate to revise the assessment of risk of material misstatement at the assertion level and modify planned audit procedure। For example, if management's request to not confirm its
is unreasonable, this may indicate a fraud risk factor that require evaluation in accordance with SA 240. अगर वो हमें मना कर रहे हैं तो ये भी चांसेस है कि वहां पर कुछ फ्रॉड है, अगर वो अनरीजनेबल लग रहा है तो, राइट? तो वो भी हमें देखना रहेगा कि क्या उससे फ्रॉड रिस्क बढ़ेगा या नहीं। SA 240 वैसे आपके दिया नहीं हुआ है आपके सिलेबस में, वो CA फाइनल में है। चलिए, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। Examples of alternative audit procedures the auditor may perform include for accounts receivable balances examining specific subsequent cash receipts, जो अप्रैल मतलब कि मार्च महीने के बाद अप्रैल मई जून वगैरह में अगर कोई भी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट हुई है फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल तो हम वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है और वो हमारे लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी बन सकता है। शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड सेल्स नियर द पीरियड एंड के आसपास जो डिस्पैच हुआ है शिपिंग डॉक्यूमेंट है कि हाँ एक्चुअल में गुड्स हमने दिया हुआ है, क्लाइंट ने दिया हुआ है कि नहीं, वो पता चलेगा। सेल्स के इनवॉइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं, राइट? फॉर अकाउंट्स पेबल बैलेंस एग्जामिनिंग सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट्स, जो कैश पेमेंट किया है आफ्टर मार्च वो देख सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज एंड अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड्स रिसीव्ड नोट्स, परचेस किया है जो क्लाइंट ने उसके लिए गुड्स रिसिप्ट नोट या उसके परचेस के डॉक्यूमेंट्स भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर था, ये आपको पूछ सकते हैं। फिर इलस्ट्रेशन जो दिया है वो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आंसर जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वही चीज है तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के बारे में समझ लिया है। फिर है इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन्ड, 4.86 पर दिया है। The auditor shall evaluate whether the results of the external confirmation procedure provide relevant and reliable audit evidence or whether performing further audit procedure is necessary. जो हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन का रिप्लाई मिला है वो हमारे लिए रिलायबल एंड रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस है या नहीं, वो हमें इवेल्युएट करना है और देखना है कि हमें क्या और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत है या नहीं। When evaluating the results of individual external confirmation request, the auditor may categorize such results as follow: a response by the appropriate confirming party indicating agreement with the information provided in the confirmation request or providing requested information without exception. जो हमने ऑडिटर ने जो रिक्वेस्ट भेजी थी कंफर्मिंग पार्टी को वो उनसे एग्री कर रहे हैं या फिर जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हमने मांगी थी, राइट, उनका उन्होंने रिप्लाई दिया है और वो दोनों ही क्लाइंट के बुक से मैच कर रहे हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये हमारे लिए रिलायबल रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस हो जाएगा। रिस्पॉन्स डीम्ड अनरिलायबल, हमें कुछ डाउट हो रहा है कि जो उन्होंने रिप्लाई दिया है वो बराबर नहीं है, शायद हो सकता है कि वो मैनेजमेंट के साथ मिलकर कुछ गलत कर रहे हैं, राइट? अ नॉन रिस्पॉन्स, उनके पास रिस्पॉन्स ही नहीं मिला है या फुल्ली रिस्पॉन्स नहीं मिला है या फिर रिक्वेस्ट जो है वो अनडिलीवर्ड रिटर्न हुई है या फिर रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग एन एक्सेप्शन या फिर एक्सेप्शन है मतलब कि डिफरेंस है क्लाइंट्स के बुक में और कंफर्मिंग पार्टी के रिस्पॉन्स में, तो वहां पर हमें रिकंसिलिएशन मांगना पड़ेगा और रिकंसिलिएशन देखेंगे। जैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम कंफर्मिंग पार्टी का जो कंफर्मेशन है और जो क्लाइंट की बुक है उसका रिकंसिलिएशन देखेंगे। अगर वो रीजनेबल है, बराबर है तो हम मानेंगे, अदरवाइज हमें शायद मॉडिफाइड ओपिनियन भी देना पड़े या फिर दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स भी करनी रहेगी। The auditor's evaluation, when taken into account with other audit procedures, the auditor may assist the auditor in concluding whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained or whether performing further procedure is necessary as required by SA 320. फिर हमें देखना होगा कि हमें कोई और प्रोसीजर करने की जरूरत है या। ये बाकी के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अलग से कवर अप किए हुए हैं। तो ये था हमारा पूरा SF 505, होप यू आर क्लियर विथ इट। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे SF 501 ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेशल आइटम्स। Hope you are clear with it. So please like and share the video. Comment if you have any doubt or suggestion and reviews, and please subscribe to the channel. Thank you so much.